नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जारी हैं। रोज़ लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनावी जनसभा हो रही है और हर दल अपनी तरफ से अपने अपने तर्क पेश कर रहा है। तो इस समय चुनावी माहौल क्या है और देश के अंदर किस तरीके की चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा का संचालन किया डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। हुआ चुनाव किस दिशा में जाता हुआ, किसका सुपड़ा साफ होने की कगार पर, क्या कुछ है? देखिए, ये जो कम्युनिकेशन वाली बात है ना, उसके पीछे सिर्फ स्ट्रेटजी का मामला नहीं होता है। उसके पीछे आपको कन्विक्शन का मामला होता है और मतलब जो आपकी प्रतिबद्धता है, उसके पीछे आपकी सोच का मामला होता है। ये अगर वो चाहते भी ना तो नहीं कर सकते थे। इसीलिए नहीं कर सकते थे कि बैंकरप्ट है वो। देख, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग मैं ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ढंग से नहीं बोल पाता। मैं साफ आपको बताता हूं कि आरएसएस और बीजेपी जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं नरेंद्र मोदी, वो बैंकरप्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 100 साल से 100 साल हो गए। वही हिंदू मुस्लिम, अगर आप 1937, 35, 25 सब में देख लीजिए तो वही एक मुसलमान मतलब आबादी बढ़ जाएगी या वो कब्जा कर लेंगे हिंदुस्तान पर और हिंदू जो है उनका गुलाम हो जाएगा। यही नैरेटिव 100 साल से कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मतलब दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टीज भी काफ़ी लंबे समय से है, बहुत सारा उनका इतिहास है, लेकिन सब ने अपनी रणनीति बदली, अपनी सोच बदली। अभी अब जो 1925 में जो कम्युनिस्ट आंदोलन का औरतों के बारे में नज़रिया था, वो आज नहीं है। उन्होंने बदला अपने को वैसे, लेकिन कोई ये जरा बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा जो इनका है, तो ये जो कम्युनिकेशन की जो जीत देख रहे हैं, वो कम्युनिकेशन की जीत नहीं है, स्ट्रेटजी की जीत नहीं है। वो है जो आप जो सोच है उसकी जीत है और उसके पीछे उनकी प्रतिबद्धता दिखाई देती है। अब जो राहुल गांधी क्यों एस्टेब्लिश मतलब उनको क्यों लोग सुनने लगे, इसीलिए कि जो बोल रहे हैं उसमें पता चलता है एक सच्चाई का, एक उसमें जो ईमानदारी है उसका पता चलता है। और आज देखिए ना, उससे ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली क्या आप कहेंगे, कैमरा तो उनके पास कैमरा और पूरा मीडिया, बिछा हुआ मीडिया, जो मतलब समझिए कि दंडवत किया हुआ मीडिया है, उसका पूरा कैमरा क्रूज सब, सारा गंगा माँ, उसके पूरा बनारस नगरी और मतलब फूलों की वर्षा, सब के बावजूद वो इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा है जो राहुल गांधी एक सिंपल वीडियो में उतरते हुए, हवाई जहाज से चलते हुए, लोगों से बात करते हुए वो कर रहे हैं। इसीलिए कि उसमें ईमानदारी है, उसमें एक सोच है, जो एक प्रतिबद्धता है, एक समझिए कि एक पूरा चिंतन है। तो वो डिफीट इनको कर रहा है। मैं आपको एक चीज कहूंगा कि राहुल गांधी ने इनको विकल्पहीन कर दिया। आप ये मत समझिए कि कोई ये जो बोल रहे हैं जो शिफ्ट करने नैरेटिव, इसीलिए इनके पास ऑप्शंस नहीं है। एक तो बैंकरप्ट आइडियोलॉजी और दूसरी तरफ जो है बेईमानी से भरा हुआ काम और सोच। तो ये दोनों जो है मिल करके उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। इसलिए जब अटैक भी करते हैं, एक मैं आइंस्टीन को कोट करूंगा, आपने उनका एक ऑटोबायोग्राफी किस्म की किताब माई लेटर ईयर्स, उसमें उन्होंने स्टार्ट ही किया है कि मुझ पर जो है नफरत के तीर फेंके गए लेकिन मेरे तक पहुंचे नहीं। आप देखिए कि मतलब ये ज़्यादा आइंस्टीन के बारे में तुलना करूंगा, लोग जिस तरह का इमेज बनाए हुए हैं राहुल गांधी की, तो लोग कहने लगे कि कह रहे आप तो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। लेकिन आप देखिए वो नज़र आता है, इतना उन्होंने प्रहार किया, इतने सालों से पप्पू वाली इमेज बनाई, लेकिन आपको कहीं दिखाई देता है नफरत? इतना इत्मीनान से, इतने आराम से वो शख्स इनका मुकाबला कर रहा है। ये है आपको इसके पीछे रीजन यही है कि वो स्ट्रेटजी नहीं है। यही है कि गांधी जी का यही था ना, गांधी कोई रणनीति नहीं बनाते थे, जो सच्चाई जो था वो सामने था और उससे आप देखा, आपने दुनिया देख ली कि किस तरह से जो है उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को खत्म कर दिया। तो वो वही है, इसका विकल्प इनके पास नहीं है और इसका जवाब नहीं है। एक तो ये है, दूसरा है क्या कि इस कन्विक्शन को लोगों के बीच ले गए वो। आपको अंदाजा लगता है 4000 किलोमीटर पैदल चलना कोई मजाक है? और उसके बाद इतने लाखों लोगों से मिलना,
थकना नहीं, और उसके बाद है इतने लोगों की बात सुनना, समझने की कोशिश करना। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो उनको तो संपन्न किया है उसने, लोगों को उसने संपन्न किया, ये पूरी राजनीति को संपन्न किया। ये करने के लिए तैयार नहीं है, ये चाहते हैं, ये रणनीति है, वहाँ पर राजनीति है। तो ये जो दोनों का फ़र्क है, जिसकी वजह से 4 जो फेजेज हुए हैं उसमें मेरा अनुमान है कि इनका, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊँगा, लेकिन बहुत बुरी स्थिति है। ये जो रोने वाली स्थिति आ गई, नहीं तो आप देखते थे किस तरह से, मतलब मैं वो बार-बार कहता हूँ, वो जो डायलॉग है, बचना आए है सुनो लो मैं आ गया टाइप का, जो रहता था कि आया और मैंने देखा, वो जो है ना कि मैंने आया और उन्होंने देखा और उन्होंने जीत लिया। वो जो अंग्रेजी थोड़ी कम आती है मुझको, तो उसको पूरा नहीं बोल सकता, तो लेकिन वो जो है वो उस टाइप का उनका सिचुएशन था। वो कहाँ चला गया, वो काफूर हो गया है। और अब देखिए कि वहाँ पर बोल रहे हैं झारखंड में हेमंत सोरेन को, उसको किस तरह चेंज करके एक आदिवासी नौजवान को उसको जेल में बंद कर रखा है। अगर इतनी ही ताकत थी तो वो ये क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार के मामले थे, तो बाकी जो लोग हैं यहाँ पर उनको आप पकड़ लेते, अजीत पवार को और एकनाथ शिंदे को, आप उसको ये नहीं करते। तो ये जो अंतर है वो अंतर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ सवाल डिजिटल कम्युनिकेशन या रणनीति का नहीं है, सोच का है। और फाइट राहुल गांधी, में यही कहूँगा कि राहुल गांधी ने फाइट को जहाँ पर लाना चाहिए था वहाँ ला दिया। कि और इंडिया का सबसे बड़ी चीज़ है, एक तरफ एनडीए खत्म हो रहा है, बीजेपी खत्म हो गई, और दूसरी तरफ जो है इंडिया गठबंधन, कांग्रेस सब रिवाइव हो गई। स्ट्रक्चरली भी फेल हो रहे हैं, नैरेटिव वाइज भी फेल हो रहे हैं। 3 चरण के चुनाव के नतीजे अब और भी इससे बिखरता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन मानने को तैयार नहीं। मैं आपको लेकिन एक लास्ट चीज कहना चाहूँगा, ये शख्स ऐसा वो फकीर नहीं है कि देखा कि ठीक है सब खत्म हो गया तो झोला लेके चलो। झोला को उसने स्टोरेज में रख दिया है, वहाँ से स्टोर से ला के उसको आपको थमाना पड़ेगा, नहीं तो ये शख्स इस तरह से छोड़ेगा नहीं। ईडी, सीबीआई वो वगैरह तो है ही, चुनाव आयोग हर तरह के जो जितनी कोशिश है ये बने रहने के लिए करेंगे। ये इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। जी, बहुत बड़ी बात आप आखिर में कह रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, और कई लोग इसको लेकर नाराज हैं। बीमार तो वो, मतलब उनको राजनीतिक रूप से इन लोगों ने बीमार कर दिया। अब मतलब ऐसे साथी अगर आपको मिल जाए तो आप न मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, न राजनीतिक रूप से, न सामाजिक रूप से। तो उनकी बीमारी चौतरफा किस्म की है। मुझको जानकारी है कि किस तरह की दिक्कतों से वो गुजर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब वो आए जेडीयू से, मतलब बीजेपी में वापस आए बीजेपी के साथ, तो उनकी उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक रहेगा और ये लोग भी रियलाइज करेंगे कि नीतीश का क्या महत्व है। लेकिन पहले दिन से उन्होंने उनका अपमान करना, या उनको जो साइज में लाना जिसको कहते हैं, वो करना शुरू कर दिया। मतलब वो साइज वो दिखाया भी नहीं उन्होंने, उसको साइज में लाने लगे ये। अब उन्होंने क्या किया कि सम्राट चौधरी और चिराग पासवान दोनों को इकट्ठा ले जाते हैं, और इन लोगों के पास मतलब पूरा इनका दबंगई सभाओं में भी चलता है। तो ये सब बहुत दिक्कत तलब हो गई है उनके लिए। दूसरा है कि जेडीयू के जो लोग हैं, वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स, वर्कर्स की बात तो है ही, सपोर्टर्स उनको ये मानकर चल रहे हैं कि नीतीश की ये जो हालत है इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। तो हर जगह बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी का जहाँ उम्मीदवार है और चिराग पासवान का, उसके खिलाफ वो वोटिंग कर रहे हैं, एकदम सबको मालूम है। इस चक्कर में गिरिराज सिंह की हालत खराब हो गई है। आप ये जानकारी एक इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हैं, बस बीच में रोक रहा हूं। इसका मतलब यह है कि बिहार में एनडीए के जो घटक दल हैं वो आपस में एक दूसरे में जो वोटर्स हैं उसको उधर शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये माना जाए? एकदम उस शिफ्ट करने की तो हालत ये है कि अभी कुछ बोलेंगे भी अगर नीतीश, हालांकि उन्होंने कोई ऐसा संकेत भी नहीं दिया है, लेकिन अगर कहेंगे भी तो जो कुर्मी वोटर्स हैं वो नहीं देने वाले हैं इनको, बीजेपी को वोट, जो कि जबकि नीतीश के पहले से उनमें काफी पैठ रही है बीजेपी की, लेकिन वो नहीं देंगे इसीलिए कि उनको लग रहा है कि हमारे नेता को इन्होंने खत्म किया। तो गिरिराज सिंह का इलेक्शन देखिए, बेगूसराय, बस छोटा सा लूंगा समय, ये बेगूसराय में जो कास्ट इक्वेशन है उसमें यादव और कुर्मी एक साथ नहीं जा सकते थे, और उनके वोट के चांसेस थे कि गिरिराज सिंह को ही मिलना था।
लेकिन हालत ये हो गई है कि वो दोनों इकट्ठा होकर के गिरिराज सिंह के खिलाफ वोटिंग किया है, जो मेरी जानकारी है। और साथ में ये भी हुआ है कि बोगो सिंह करके हैं, जिनके यहाँ छापा पड़ा था ललन सिंह के रिलेटिव, तो वो उनको बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं कि उसने हमारे ये इसके लिए हमारे यहाँ छापा डाला। तो वो खुलेआम उसके खिलाफ जेडीयू के नेता रहे हैं और एमएलए भी थे, तो वो जो है वो उनके खिलाफ ये कर रहे हैं चारों तरफ, मतलब प्रचार कर रहे हैं करके। तो भूमियारों का वोट भी उनको ये मतलब गिरिराज सिंह को कुछ वोट शिफ्ट होने के चांसेस है, जो बोगो सिंह के इन्फ्लुएंस में है, और सीपीआई का तो है ही। तो गिरिराज सिंह की सीट फंसी हुई है। इधर इन्होंने क्या किया, बीजेपी वाले जेडीयू को जिताना नहीं चाहते, तो ललन सिंह की भी सीट फंसी हुई है। बीजेपी जेडीयू के बीच में ग्राउंड पर काफी फाइट चल रही है और कोई तालमेल नहीं बैठ पाया है। अब उसको वो मंच से कोशिश की इन्होंने कि अब सब चीज ठीक है करने का, लेकिन वो भी नहीं हो पाया कि मंच से भी ऐसे ऐसे संकेत गए जिससे पता चला कि दोनों का सुर जो है उसमें तालमेल नहीं बैठ रहा है। मतलब साथ रह के भी अलग अलग लड़ रहे हैं, ये कहा जाए। मतदाता साथ साथ नहीं है और नेता भी साथ नहीं है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। दीपक जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी के पास आता हूं। दीपक जी। अनिल जी ये बताइए कि ये मोदी जी ने जो अपना चुनाव चिन्ह थमा दिया था नीतीश बाबू को, इसका क्या असर होगा वहां पे और क्या मायने निकाले जाएंगे जनता के बीच, ये बताइए। इसका बहुत ही मतलब देखिए, वो एक नहीं कई घटनाएं हैं जिससे कि उनको मैसेज गया लोगों को कि नीतीश जी को मतलब किसी तरह से अपमानित भी कर रहे हैं और साथ में बहुत दिक्कत तलब। देखिए अब देखिए ऐसा है, सम्राट चौधरी बैठते हैं इनके साथ, वो गुफ्तगू करते हैं और वो जो है नीतीश उधर मंच पर रहते हैं ऐसे ही अकेले में। तो वो ये सब जो मैसेज जा रहा है उससे लग रहा है। और सम्राट चौधरी ने अपना वो जो पगड़ी ने हमारे यहाँ मुरेठा बोलते हैं, मुरेठा नहीं खोला है। और मुरेठा इसीलिए बांधा था कि नीतीश जी को गद्दी से उतारूंगा, तो वो मुरेठा उसका जारी है। चिराग पासवान और इनकी केमिस्ट्री जो मोदी जी की रहती है मंच पर, ये सब कोई सहजता से नहीं ले रहा है। तो वहाँ एक तरह से समझिए कि कास्ट फाइट भी जो है ग्राउंड पर हो गया, तो उनके अलग अलग जो समर्थक वर्ग वो आपस में ये हो गया। जबकि उसके उलट आरजेडी ने क्या किया, लालू प्रसाद ने जो टिकट बांटे उसमें उन्होंने जैसे कुशवाहा को इतना टिकट दे दिया है कि कुशवाहा, दो नेता इनके साथ हैं अभी, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी, लेकिन वो दोनों कोई इफेक्ट उनका कोई असर नहीं होने वाला है। अलग अलग जगह पे लोग वोट करेंगे, बहुत डिफिकल्ट है। देखिए खगड़िया मेरे भी बगल में, मतलब ये जो तीनों जगह है, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय, मेरा संयोग से तीनों में जगह घर है एक तरह से मान लीजिए। तो वो तीनों के कंस्टिट्यूंसी में हालत ये है, खगड़िया में है चिराग पासवान के कैंडिडेट, वो उनका वहाँ भी उसी तरह की स्थिति हो गई, बाहर से लाके कैंडिडेट डाल दिया और वो कुशवाहा ये है नहीं, मतलब दूसरी कम्युनिटी के है, तो उनको कुशवाहा जो वोट नहीं करेगा। तो वहाँ पर भी जो कास्ट इक्वेशन बन रहा है वो उनके खिलाफ है। मुझको लग रहा है काफ़ी सीटें लूज करेगी बीजेपी। बिहार हमको लग रहा है, देखिए बिहार में एक लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, तेजस्वी का और राहुल गांधी का जो नौकरी वाला मामला, देखिए बिहार सबसे अभी मतलब पलायन वाला प्रदेश है, जहाँ से कि लोग बाहर जा रहे हैं हर एक तरह की नौकरी के लिए। तो नौकरी वाला जो है वो बहुत ही असर कर रहा है ग्राउंड पर, और वो पहले की जो तेजस्वी की नैरेटिव है उसी का एक्सटेंशन है। तो इसीलिए वहाँ पर यूथ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।